21वीं सदी के युद्ध केवल भौतिक मोर्चों और युद्ध के मैदानों पर ही नहीं लड़े जाते, ये साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं। विशिष्ट हैकरों की समर्पित टुकड़ियां और साइबर युद्ध कमाने द्वारा आक्रामक रक्षात्मक डिजिटल ऑपरेशन किए जाते हैं। जासूसी से लेकर बुनियादी ढांचे में बाधा डालने और अपने दुश्मनों के खिलाफ सूचना युद्ध तक दुनिया की कई बड़ी ताकतें इन गतिविधियों में शामिल है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। हालांकि इन देशों में से अधिकांश के पास यह तय करने के लिए सख्त सीमाएं और नियम हैं कि वे अपने हैकिंग प्रतिभाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती कैसे करते हैं। रूस किसी नियम या नैतिक संहिता का पालन नहीं करता। उसकी संघीय सुरक्षा सेवा FSB सबसे बदनाम अपराधी हैकरों को जेल भेजने की बजाय अपनी टीम में भर्ती करती है। ठग, कार्डर, मैलवेयर डेवलपर, रैंसमवेयर ऑपरेटर, हैकिंग ग्रुप्स कंपनियों के नेटवर्क की कमजोरियां ढूंढकर सुरक्षा भेजते हैं और अवैध रूप से व्यापारिक रहस्य व संवेदनशील डेटा चुराते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में रूस के वार्षिक सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान कलाकार बताया था। उन्होंने कहा, वे कलाकारों की तरह है। अगर उनका मूड अच्छा हो तो वे सुबह उठते हैं और अपनी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। हैकर्स भी ऐसे ही होते हैं। वे सुबह उठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ घटनाक्रमों के बारे में पढ़ते हैं और अगर उनमें देशभक्ति की भावना है तो वे अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से उन्हें सही लगता है। उन लोगों के खिलाफ लड़ाई में जो रूस के बारे में बुरी बातें कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसी भाषण में व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि रूस राज्य स्तर पर हैकिंग में शामिल नहीं है और ऐसा नहीं करेगा, बल्कि देश में इसके खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के मुंह से निकलने वाली कई बातों की तरह यह भी साफ झूठ था। क्रेमलिन अपनी अवैध गतिविधियां छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कई सबूत हैं। ये केवल राज्य प्रायोजित हैकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे ऐसे हैकरों को काम पर रखने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती जिनका अवैध और पूरी तरह अनैतिक गतिविधियों का सिद्ध इतिहास रहा है। ज्यादातर देश अपनी साइबर युद्ध गतिविधियां ऐसे नहीं चलाते। उदाहरण के लिए अमेरिका में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सरकारी हैकर की भूमिका के लिए साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी या आंतरिक सुरक्षा विभाग में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जटिल है, जिसमें पृष्ठभूमि जांच और कठिन परीक्षाएं होती हैं ताकि बेहतरीन उम्मीदवार चुने जा सके। चीन में सरकार अक्सर प्रमुख IT कंपनियों से सबसे प्रतिभाशाली लोगों को हेड हंटिंग के जरिए चुनती है। यहाँ तक कि ईरान और उत्तर कोरिया जैसे कम ईमानदार, अधिक भ्रष्ट माने जाने वाले देशों में भी वहाँ भी स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए सेना IT विशेषज्ञों की भर्ती व प्रशिक्षण में भूमिका निभा सकती है। इन बाल प्रतिभाओं को प्रमुख विज्ञान प्रौद्योगिकी स्कूलों में दाखिला और गहन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में शामिल किया जा सकता है। तरीके भिन्न हो सकते हैं, पर कुछ नियम हमेशा लागू होते हैं। हालांकि रूस में ऐसा लगता है कि वहाँ केवल एक ही नियम है जो वास्तव में मायने रखता है। राज्य के खिलाफ कुछ भी मत करो। अगर हैकर्स सिर्फ दूसरे देशों की संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, रूसी बैंकों, व्यवसायों या क्रेमलिन को नहीं, तो उन्हें सब करने की इजाजत मिलती है और वे बच जाते हैं। कुछ को तो FSB में पद और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। दशकों से यही चलता आ रहा है। इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही 1990 के दशक में रूस में बड़ा हैकिंग समुदाय था और कई रूसी हैकर्स को विद्रोही या आजाद ख्यालों वाला कहा जाता था। कई लोग सत्ता विरोधी थे, जैसे दुनिया के अन्य देशों के हैकर्स, और वे अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल जानकारी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते थे। फिर हालांकि एक बड़ा ऐतिहासिक घटना घटी जिसने रूसी हैकिंग दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। वो घटना थी दूसरा चेचन युद्ध, अगस्त 1999 में। चेचनिया के इस्लामी मुजाहिदीन ने अलगाववादी विद्रोहियों के समर्थन में रूस के दागिस्तान गणराज्य में सशस्त्र घुसपैठ की। वे दागिस्तान और चेचनिया को मिलाकर इस्लामी शासन में लाना और वहां से सभी रूसियों को निकालना चाहते थे। रूसी सरकार के हस्तक्षेप से छोटी लड़ाई हुई, जिसमें रूसी सेना की ताकत विद्रोहियों व अलगाववादियों पर भारी पड़ी। संघर्ष यही रुक सकता था, लेकिन सितंबर 1999 में 4 रूसी शहरों के अपार्टमेंट में बम धमाकों से सैकड़ों नागरिक मारे गए। इन घटनाओं में असंगतियां और रहस्य थे। चेचन विद्रोहियों से संबंध के साफ सबूत नहीं थे। फिर भी रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने खुद इन घटनाओं का इस्तेमाल
चेचन्या पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने और क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण का दावा करने के बहाने के रूप में किया। और इस तरह एक खूनी लड़ाई शुरू हुई जो लगभग 1 दशक तक चली, जिसमें दसियों हजार लोग हताहत हुए और अंततः रूस ने नियंत्रण स्थापित कर चेचन्या में अपनी खुद की सरकार बना ली। स्वाभाविक रूप से रूसी टीवी चैनलों पर अपार्टमेंट बम धमाकों के बाद के दृश्य दिखाए जा रहे थे और राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां इन अत्याचारों के लिए चेचन विद्रोहियों को दोषी ठहरा रही थी। रूसी आबादी का बड़ा हिस्सा गुस्से में था और क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन कर रहा था। कुछ ने तो और भी ज्यादा समर्थन दिया। उदाहरण के लिए साइबेरियन नेटवर्क ब्रिगेड नामक हैकरों के एक समूह ने चेचन बलों के खिलाफ साइबर युद्ध अभियान शुरू किया। टॉम्स्क पॉलिटेक्निक के छात्र दिमित्री अलेक्जेंद्रोव के नेतृत्व में बनी 7 सदस्यों की टीम ने चेचन वेबसाइटों पर अराजकता फैलाने के लिए सरल हैकिंग तकनीकें अपनाई। उन्होंने मुख्य रूप से DDoS अटैक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें किसी वेबसाइट पर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजकर उसके सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है, जिससे वह बंद हो जाता है। उन्होंने डिफेसमेंट अटैक्स भी किए, जिसमें कुछ वेबसाइटों पर प्रशासनिक पहुंच हासिल कर उनकी सूरत या सामग्री बदल दी जाती थी। तब रूसी मीडिया इस समूह की गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग करती थी, जिसमें कॉक्सस सेंटर वेबसाइट का होम पेज डिफेस करना शामिल था, जिसमें चेचन विद्रोहियों के अनुयायियों, समर्थकों और संभावित भर्ती होने वालों के लिए संदेश होते थे। इस बीच चेचन मीडिया का तर्क था कि इन हमलों के पैमाने को देखते हुए ये शायद स्वतंत्र शौकिया लोगों का काम नहीं था, बल्कि किसी राज्य प्रायोजित समूह का था। वास्तव में उन्होंने रूसी FSB पर भी इन हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया। ये कभी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ, लेकिन ये रूस की सुरक्षा सेवा का अपराधी हैकरों से जुड़ने का पहला बड़ा मामला था और आखिरी भी नहीं। वास्तव में 90 के दशक के अंत और नए सहस्राब्दी की शुरुआत में विभिन्न अन्य रूसी हैकिंग समूह और अकेले काम करने वाले हैकर उभरे, जिन्होंने हमलों को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें और उपकरण बनाए। मासियानिया, ईमेल वॉर्म जैसे टूल्स। 2002 में जारी किया गया इस खतरनाक सॉफ्टवेयर ने पहले के मेलिसा वायरस द्वारा लोकप्रिय की गई तकनीकों का इस्तेमाल किया। हैकर्स ने इसका नाम रूसी एनिमेटेड किरदार मासियानिया पर रखा और इसे ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए फैलाया। अटैचमेंट्स पहली नजर में मासूम लगते थे, लेकिन अगर किसी पीड़ित ने उन पर क्लिक कर दिया तो उनकी मशीन संक्रमित हो जाती थी और वायरस खुद की एक कॉपी पीड़ित की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को भेजकर फैल जाता था। ये संक्रमित मशीनें मिलकर बोटनेट्स बन गई, संक्रमित डिवाइसेस के विशाल नेटवर्क, जिन्हें साइबर अपराधी DDoS जैसे हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे रूसी हैकिंग समुदाय विकसित और विस्तारित हुआ, वैसे वैसे नए चेहरे आगे आकर नेतृत्व करने लगे। उन नेताओं में से एक पीटर लेवाशेव थे, जिन्हें सेवेरा के नाम से भी जाना जाता था और जो खुद को इंटरनेट का स्पैम किंग कहते थे। ये उपनाम अतिशयोक्ति नहीं था। लेवाशेव के स्पैम संदेशों ने दुनिया भर के अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में अगर आपके पास सक्रिय ईमेल अकाउंट था तो संभव है कि आपने कम से कम एक, अगर सैकड़ों नहीं तो स्पैम संदेश जरूर पाए होंगे, जिनका स्रोत इसी व्यक्ति तक जाता है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर बोटनेट्स थे। कार्डिंग और स्पैमिंग स्कीम से सेवेरा रूसी साइबर अपराधी साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचा और वह पूरी आजादी के साथ काम करता था। यहाँ तक कि अपनी सेवाओं के लिए सार्वजनिक दामों की सूची और विज्ञापन भी ऑनलाइन साझा करता था। रूसी कानून प्रवर्तन ने ये सामग्री देखी होगी और सेवेरा पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नहीं की। इससे पहले कि हम बताएं क्यों, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें। FSB ने लेवाशेव को जेल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि उसकी क्षमताएं कितनी उपयोगी हो सकती हैं, खासकर जब उसने सिविल एंटी टेरर नामक हैक्टिविस्ट ग्रुप बनाया। मूल रूप से इस आंदोलन की स्थापना अलग अलग हैकर समूहों को एक साझा बैनर के तहत एकजुट करने के लिए की गई थी, ताकि वे आसानी से काम कर सके और चेचन्या के खिलाफ हमलों का बेहतर समन्वय कर सके। समय के साथ जैसे जैसे साइबर सुरक्षा बेहतर होती गई, वैसे वैसे रैंडम DDoS हमले और फिर से पैक किए गए वायरस जैसी चीजें कम प्रभावी होती गईं। रूसी हैकरों को अपने विरोधियों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए और ज्यादा सूझबूझ से काम लेना पड़ा। सेवेरा के नेतृत्व में उन्होंने चेचनों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला छेड़ दिया। फिर उन्होंने ध्यान ऐसे लक्ष्यों पर केंद्रित किया जो क्रेमलिन के दुश्मन थे, जैसे रूसी विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया साइट्स, NGOs, यहाँ तक कि वे विदेशी देश भी जिन्हें रूस के शासन तरीके के आलोचक समझा जाता था। सेवेरा के लिए ऐसा लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजनीतिक पार्टियों पर हमला कर रहा है या दुनिया भर के अजनबी लोगों को जल्दी अमीर बनने वाले स्पैम संदेश भेज रहा है। ये सब किसी न किसी तरह से उसके लिए फायदेमंद था और इसमें इस्तेमाल होने वाले तरीके लगभग एक जैसे ही थे। कई सालों तक अफवाहें रही कि सेवेरा फ्रीलांस या ठेकेदार के रूप में रूसी सरकार के लिए काम कर रहा है। 2007 में उसके विशाल बोटनेट से एस्टोनिया पर बड़ा साइबर हमला हुआ था।
कई साल बाद नासी आंदोलन और यूनाइटेड रशिया पार्टी के नेताओं ने हमले में भूमिका मानी और सेवेरा ने भी पार्टी के साथ काम स्वीकार किया और इसके बाद सबूत लगातार बढ़ते गए। एस्टोनिया हमले के वक्त मॉस्को के प्रोग्रामर एंटोन नोस्कोव ने सेवेरा की सिविल एंटी टेरर वेबसाइट की एक कॉपी बनाने का फैसला किया ताकि भविष्य में उसका विश्लेषण हो सके। असली साइट हटने के बाद भी नोस्कोव की कॉपी रही। मई 2007 में उसे रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति, जो FSB की शाखा है, के एक आदमी का फोन आया। उसने कहा उसके नियोक्ता सेवेरा से सहयोग में रुचि रखते हैं और सेवेरा की संपर्क जानकारी मांगी। नोस्कोव इसमें मदद करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कहानी स्वतंत्र पत्रकारों के साथ साझा करने का फैसला किया। इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह खुलासा कर दिया कि रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी सक्रिय रूप से खतरनाक हैकरों को भर्ती कर रही थी। लेवाशेव सिर्फ एक उदाहरण थे। बाद में कई और कहानियां आई जिनमें FSB ने आपराधिक हैकर गिरोहों और खास व्यक्तियों से संपर्क कर उन्हें सजा देने की बजाय गुप्त सरकारी सौदों में इनाम दिया। हर मामले के विवरण अलग थे, लेकिन इन कहानियों में एक जैसी रणनीति थी। अपराधी हैकर अपने अवैध कामों से नाम कमाते थे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड चोरी, स्पैम ऑपरेशन, बॉटनेट बनाना, बड़े वेबसाइट्स को हैक करना, DDoS हमलों की योजना बनाना या मालवेयर और वायरस फैलाना। ये उनकी क्षमताएं साबित करने का तरीका था। इसके बाद कई लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले शुरू किए, चाहे वो चेचन वेबसाइट्स, नाटो देशों, यूक्रेन या अन्य लक्ष्यों पर हो। ये उनका तरीका था ये दिखाने का कि उनकी विचारधारा सरकार से मिलती है। जब FSB ऐसे हैकरों की पहचान कर लेता जिनके पास असाधारण कौशल और समान रुचियां होती, तो वे उनसे संपर्क करते थे। कभी कभी वे अनौपचारिक या गुप्त सहयोग की पेशकश करते, लेकिन कई बार उन्हें सीधे एजेंसी की बढ़ती हैकर सेना में भर्ती कर लेते थे। यह सभी के लिए फायदेमंद था। हैकरों को सरकारी सुरक्षा और अभियोजन से छूट मिलती थी, जिससे वे अपने अवैध काम जारी रख सकते थे। उन्हें क्रेमलिन के लिए काम करने से प्रतिष्ठा, पैसा और ताकत मिलती है। वहीं दूसरी ओर राज्य को साइबर अपराध की दुनिया के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ ऑपरेटरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिनके पास पहले से तैयार बॉटनेट्स, मैलवेयर और आपराधिक ढांचा होता है, जिससे वे अपने दुश्मनों के खिलाफ, चाहे वे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय, आक्रामक अभियान और सूचना युद्ध चला सकते हैं। क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा गुप्त होता है, राज्य इनकार की गुंजाइश बनाए रखता है और क्रेमलिन के पास शक्ति बनी रहती है। अगर कभी उसके द्वारा रखे गए साइबर भाड़े के सैनिक अपनी उपयोगिता खो देते हैं, तो FSB उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मुकदमा चलाना, कैद करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल हो सकता है। ऐसा ही मामला था दिमित्री डुकाचेव का, जिसे फॉर्ब भी कहा जाता है। फॉर्ब एक छोटे शहर से था और उसने कम उम्र में हैकिंग शुरू कर दी थी। वीडियो गेम पसंद करने वाले फॉर्ब ने मुफ्त इंटरनेट के लिए एक स्थानीय सेवा प्रदाता को हैक किया। उसकी एक आदत थी कि वह अपनी करतूतों का दस्तावेजीकरण करता था, ब्लॉग पोस्ट, लेख लिखता था और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी देता था, ताकि अपने साइबर अपराधी करियर का पूरा ब्यौरा साझा कर सके। उदाहरण के लिए 2002 में उसने एक रूसी हैकिंग मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही वह कार्ड धोखाधड़ी का धंधा भी चला रहा था। वह वेबसाइटों में घुसपैठ करने का घमंड करता था और हैकिंग के मुनाफे से मॉस्को में शानदार जिंदगी जीने चला गया। एक रात फॉर्ब और उसके कुछ दोस्त रूसी राजधानी में निगरानी कैमरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। पता चला कि उन अधिकारियों में से एक FSB के साथ काम करता था और जब उसने फॉर्ब से बातचीत शुरू की तो आपसी लाभकारी संबंध की नींव रखी गई। आने वाले वर्षों में फॉर्ब एजेंसी का सक्रिय सहयोगी बन गया। आखिरकार वह FSB के सूचना सुरक्षा केंद्र में कर्मचारी बना, जहां उसे निगरानी, ढूंढने और राज्य के साइबर ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त साइबर अपराधियों की भर्ती का जिम्मा मिला। उसने हैकर फोरम्स पर समय बिताया, यूजर्स की पोस्ट पढ़ी और ऐसे प्रतिभाशाली व देशभक्त लोगों की खोज की जिन्हें वह क्रेमलिन के साथ सौदा पेश कर सके। बताया जाता है कि उसने ये काम 1 दशक से भी ज्यादा समय तक किया। इस दौरान उसने अज्ञात संख्या में आपराधिक हैकरों की भर्ती की। हालांकि 2016 में फॉर्ब FSB के लिए फायदे से ज्यादा बोझ बनता हुआ नजर आया। उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका को गोपनीय जानकारी स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, यह दावा करते हुए कि उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो रूस के इतिहास को देखते हुए पूरी तरह से संभव है। लेकिन ये उसे 6 साल की जेल की सजा से बचाने के लिए काफी नहीं था। यह सोचना तर्कसंगत होगा कि फोर्ब्स की कहानी उन अन्य हैकरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए जो सरकार के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। असल में इससे कई लोग FSB के सौदे स्वीकार करने से नहीं रुके जब भी उन्हें पेशकश हुई। फोर्ब्स की गिरफ्तारी के बाद
दशकों में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं और कई ऐसे हैकर और हैकिंग समूह हैं जो रिकॉर्ड में नहीं हैं। उन्होंने रूसी सरकार से अनौपचारिक समझौते किए और अपनी क्षमताओं का उपयोग पश्चिमी चुनावों में हस्तक्षेप व दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेनी वेबसाइटों को हैक करने में किया। डिजिटल प्रोपेगेंडा फैलाना, संवेदनशील जानकारी चुराना और फिरौती के हमले करना। उदाहरण के लिए कुख्यात एविल कोर हैकिंग ग्रुप है जिसकी अगुवाई मैक्सिम याकुबेट्स करता है। रूसी मीडिया में उन्हें हैकर बताया जाता है जिसने $100 मिलियन चुराए और मॉस्को में बिना गिरफ्तारी के डर के लैम्बोर्गिनी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी एक पूर्व उच्च पदस्थ FSB अधिकारी की बेटी से हुई है जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल न सिर्फ ईविल कोर को मुकदमे से बचाने के लिए किया बल्कि उसे एजेंसी के साथ जोड़ भी दिया। कई रिपोर्टों में आरोप है FSB ने वर्षों से ईविल कोर को डिजिटल जासूसी और नेटो देशों पर आक्रामक साइबर हमलों के लिए नियुक्त किया है। इस समूह को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली, रैंसमवेयर और चोरी की छूट मिली है। उतना ही कुख्यात हैक्टिविस्ट समूह किलनेट भी है। मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनलों से संचालित किलनेट मार्च 2022 में यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरण में बना और इसने यूक्रेन के सहयोगी माने जाने वाले देशों जैसे रोमानिया, मोल्दोवा, नॉर्वे, लातविया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सरकारी वेबसाइटों पर कई डीडोस और साइबर हमले किए हैं। इस समूह या इसके रहस्यमय नेता किल मिल्क को FSB से जोड़ने का कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि किलनेट को क्रेमलिन से सुरक्षा मिलती है क्योंकि उनके हित मिलते हैं, भले ही वह सुरक्षा सेवा के साथ सीधे काम न कर रहा हो। ये रूस की साइबर युद्ध रणनीति की डरावनी सच्चाई है। ये न तो तकनीकी विशेषज्ञों को कानूनी तरीके से भर्ती करने, न ही IT कंपनियों से हेडहंट करने या शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों में एथिकल हैकरों को प्रशिक्षित करने के बारे में है। इसके बजाय यह एक गंदी अंडरग्राउंड गतिविधि है जिसमें सरकारी एजेंसियां शामिल होती है जो संदिग्ध आपराधिक समूहों के साथ मिलकर काम करती है। अंधेरे में सौदेबाजी होती है जिससे हैकर वायरस फैलाते और लाखों लोगों को ठगते रह सकते हैं अगर वे क्रेमलिन के लिए थोड़ा काम करें। क्रेमलिन के कई अन्य कामों की तरह ये काम करने का घिनौना और जघन्य तरीका है, लेकिन यही पुतिन शासन से उम्मीद थी। लेकिन वह शासन अब खत्म हो सकता है। आप इस वीडियो में इसके बारे में और जान सकते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं और अपने नेता से युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सकें कि यूक्रेन ने रूस को 8 साल बाद बदले की एक बहुप्रतीक्षित सजा कैसे दी। और अंत में ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।